इस फ्यूचरिस्टिक कहानी की शुरुआत होती है 2050 का समय दिखाते हुए, जहां पर इंसानी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई थी कि कोई भी मर नहीं सकता था। जो भी मरने वाला होता वैज्ञानिक उसे वापस से जिंदा कर देते। ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट के अकॉर्डिंग हो रही थी। दरअसल इस समय में जो भी इंसान मरने वाला होता तो उसके सेल्स चेंज कर दिए जाते। ये सारे सेल्स पिग के सेल से एक्सट्रैक्ट किए गए थे, जिसे एक मैकेनिज्म की मदद से इंसानों की बॉडी में ट्रांसफर किया जाता था। और अब रिजल्ट ऐसा निकलता है कि कोई भी इंसान मर नहीं सकता। सभी लोग एक तरीके से इमॉर्टल होते हैं और कितनी भी जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन पूरी पृथ्वी पर एक आदमी ऐसा था जो 100 साल तक जिंदा रह सकता है, और उसने अपनी बॉडी में कभी भी वो पिग के सेल्स इंक्लूड ही नहीं किए थे, जैसे कि वो इमॉर्टल नहीं बल्कि मॉर्टल होता है और अपने मरने की एज पर आ जाता है। वो सारे भविष्य के लोग जो बहुत ज्यादा एडवांस थे, वो ये जानना चाहते थे कि आखिर पुराने जमाने में जो लोग मरा करते हैं, आखिर उनका रिव्यू कैसा होता था। इसीलिए वो बूढ़ा आदमी जो 100 साल का था और उसका नाम नीमो होता है, उसकी तो इंटरव्यू ली जा रही थी और उसके बारे में पूछा जा रहा था। लेकिन इतना बूढ़ा होने पर नीमो की याददाश्त थोड़ी सी कम होने लगी। उसके सामने तो एक साइकेट्रिस्ट भी आता है जो नीमो को हिप्नोटाइज करके सारी बातें पूछने लगा था। नीमो को तो धीरे धीरे अपने बचपन की बातें याद आने लगी और अब उसकी याददाश्त लौट आती है। एक रिपोर्टर अब नीमो के सामने बैठकर उससे सारी बातें पूछता है कि आखिर उनकी जिंदगी में क्या हुआ। तब जाकर नीमो उसे एक कॉन्सेप्ट के बारे में बता रहा था कि जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है, उससे पहले उनके पास भविष्य देखने की एबिलिटीज होती हैं। लेकिन जब उन्हें धरती पर भेजा जाता है तो एक एंजल उनकी लिप्स पर हाथ रख के वो एबिलिटी छीन लेती थी। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में नीमो से वो पावर्स लेना भूल जाती हैं, जिससे कि इंसानी शरीर में पैदा होने के बाद भी नीमो अपना भविष्य देख सकता था। जैसे जैसे नीमो बड़ा होता गया, उसने अपनी ये पावर्स आइडेंटिफाई तो कर ली थी, लेकिन जब भी वो अपने मॉम एंड डैड को बताता तो वो उसे टाल देते और समझते कि नीमो मजाक कर रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। नीमो अपना फ्यूचर देख सकता था और उसके पास ये एबिलिटी रह गई थी। लेकिन एक समय के बाद नीमो को बहुत ही टफ डिसीजन लेना था। दरअसल उसके मॉम एंड डैड एक दूसरे से डाइवोर्स ले रहे थे, इसीलिए 8 साल के नीमो को डिसाइड करना था कि वो अपने मॉम के साथ जाएगा या फिर डैड के। इसमें वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होता है, इसीलिए अब नीमो अपनी फ्यूचर को इमेजिन करने लगा था। वो सबसे पहले ये फ्यूचर देखता है कि अगर वो मदर के साथ जाएगा तो उसका भविष्य कैसा होगा और आगे के कॉन्सिक्वेंसेस कैसे होंगे। यानी नीमो जो कि फ्यूचर में इंटरव्यू दे रहा है, वो ये सारी बातें अपने बचपन की बता रहा था। यानी कि अब वो अपने लाइफ की उस फेज को बताएगा जहां पर वो फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज देख रहा है। सबसे पहले यहाँ नीमो अपनी मदर के साथ जाने की पॉसिबिलिटी देखता है। नीमो तो अपने फादर को छोड़कर अपनी मदर के साथ उसके घर पर रहने चला गया था। नीमो की मदर ने एक दूसरे आदमी के साथ शादी कर ली थी, पर नीमो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था। उसे तो अपने फादर ही बेस्ट लगते थे। इन सारी चीजों की वजह से नीमो काफी ज्यादा उदास रहने लगा और अपने घर के अंदर ही बैठा रहता। अब नीमो तो धीरे धीरे बड़ा होने लगा था और अब जब वो स्कूल में होता है तो उसे एना नाम की एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की दिखाई देती है। एना को देखते ही नीमो उसे पसंद करने लगा था। एक दिन स्कूल के सारे बच्चों को बीच के किनारे पिकनिक के लिए लेकर आया जाता है। सारे बच्चे खेल रहे थे, लेकिन नीमो तो बीच के किनारे बैठा हुआ था। एना नीमो को इस तरीके से अकेला देखकर उसके पास आ जाती है और उसे भी स्विमिंग के लिए इनवाइट करती है। लेकिन नीमो एना के दोस्तों के साथ अच्छी तरीके से बॉन्ड नहीं बना पाया था, इसीलिए वो एना को सीधा मना कर देता है कि वो उसके साथ नहीं आ सकता, और उसने तो एना के दोस्तों की बुराई भी करना स्टार्ट कर दिया। इसी बात से एना अब उठकर वहां से सीधा चली जाती है। अब नीमो को इस बात का बहुत बुरा लगने लगा था, इसीलिए अब वो अपने पॉसिबिलिटीज में थोड़े से चेंजेस करता है, और वो तो अभी भी उसी रेलवे स्टेशन पर था जहां उसे एक पॉसिबिलिटी चूज करनी है। लेकिन फिलहाल के लिए अभी वो अपने मदर के साथ पॉसिबिलिटीज के अंदर है, तो वो उन्हीं सारी चीजों में आगे बढ़ता है। नीमो ने तो अब यहाँ पर फिर से रिक्रिएट किया कि एना जब उसके पास आएगी तो वो उससे कुछ और कहेगा। बीच के किनारे वापस नीमो बैठा होता है और एना उसके पास आकर स्विमिंग के लिए इनवाइट करती है। लेकिन इस बार नीमो ने कह दिया कि मुझे स्विमिंग करना नहीं आता, जिसकी वजह से एना भी अपने दोस्तों के साथ ना जाकर नीमो के साथ बैठ जाती है। दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं और काफी क्लोज आ जाते हैं। देखने से पता चल रहा था कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। कुछ दिनों बाद पता चला कि एना नीमो के घर पर आती है और वो तो उसके स्टेप फादर की बेटी है।
नीमो इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश हो गया क्योंकि अब तो वो एना से दूर भी नहीं जाता और एक साथ ही रहता है। दोनों के बीच की दूरियां खत्म होने लगी और वो काफी ज्यादा एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। पर कहते हैं कि समय एक समान नहीं होता। नीमो की मदर और उसके स्टेप फादर की एक बहुत ही ज्यादा लड़ाई हो गई थी। वो दोनों एक दूसरे से इतना गुस्सा हो जाते हैं कि नीमो के स्टेप फादर अपनी बेटी एना को लेकर न्यूयॉर्क चले गए थे। वहाँ पर उनका इकलौता घर था जहाँ पर वो रहा करती। तब से ही नीमो एना से कभी मिल ही नहीं पाया। लेकिन जब नीमो धीरे धीरे बड़ा होते हुए 25 साल का होता है तो वो न्यूयॉर्क चला गया था एना से मिलने के लिए। उसने तो वहाँ पर एक स्विमिंग कंपनी में जॉब करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि उसे पता था कि एना को स्विमिंग करना बहुत पसंद है और एक न एक दिन उसकी मुलाकात एना से तो हो ही जाएगी। इन्हीं सारी चीजों के चक्कर में नीमो की मुलाकात एना से होती है जो बड़ी हो चुकी थी। नीमो को इतने सालों बाद देखकर एना काफी खुश होती है, इसीलिए उसने अपना नंबर दिया और कहा कि लाइट हाउस के पास आज हम मिलेंगे। नीमो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था और वो सीधा लाइट हाउस के पास जाने लगा। लेकिन काफी ज्यादा बारिश होने के कारण उसे जो नंबर मिला होता है वो मिट गया, यानी कि अब नीमो एना को कॉल भी नहीं कर सकता। सुबह से रात हो जाती है लेकिन एना अभी तक वापस नहीं आई। नीमो तो उसके इंतजार में वहीं पर बैठा रह जाता है। यहाँ पर अब नीमो वापस से फ्लैशबैक में आया जब वो रेलवे स्टेशन पर खड़ा था। उसने तो सोचा कि वो फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज में थोड़े चेंजेस करेगा जिससे कि वो एना के साथ शादी कर ले। वो बहुत सारे फेरबदल करता है और आखिर में नीमो की शादी एना से हो जाती है। इस समय में वो कोई स्विमिंग कंपनी में काम करने वाला आदमी नहीं बल्कि एक एंकर था जो न्यूज चैनल की रिपोर्ट्स बोला करता था। नीमो की लाइफ बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होती है क्योंकि उसकी पसंदीदा औरत उसकी वाइफ बन चुकी है। अब एक दिन नीमो जब अपनी कार में घर की तरफ जा रहा था और वो अपनी कार पे से कंट्रोल खो बैठा। नीमो की कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो सीधा पानी के अंदर जाकर गिर जाती है। नीमो डूबकर वहीं पर मारा जाता है। इसीलिए वो 9 साल का नीमो जो रेलवे स्टेशन पर अभी खड़ा होकर ये पॉसिबिलिटीज देख रहा था, वो एक समय पर सोचता है कि अपनी मदर के साथ जाने के बाद उसके साथ बुरी ही चीजें हो रही हैं। उसने तो एना को भी खो दिया और वो दूसरे पॉसिबिलिटी में मारा भी जाता है। इसीलिए अब जाकर नीमो ने सोचा कि वो अपनी मदर के साथ जाने की बजाय अपने फादर के साथ जाकर पॉसिबिलिटी देखेगा। अब उसके फादर की पॉसिबिलिटी चालू हो जाती है कि उसकी लाइफ आगे कैसे होगी। नीमो ने देखा कि वो अपने फादर के साथ रहने लगा है, लेकिन उसके फादर धीरे धीरे बूढ़े होते चले गए, इसीलिए पूरे घर की जिम्मेदारी नीमो को ही उठानी पड़ी। वो खाना बनाने से लेकर घर के सारे काम करने के साथ साथ वो पैसे भी कमाता। यहाँ पता चला कि नीमो को राइटिंग का भी बहुत शौक होता है और वो तो अपनी एक साइंस फिक्शन बुक लिख रहा था जो कि मंगल ग्रह की तरफ जाएगी। नीमो को तो पहले से ही साइंस फिक्शन कहानियों में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। उस समय तो नीमो के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी जिसे कि वो अच्छी तरीके से निभा भी रहा था। नीमो अब अपने स्कूल की एक पार्टी में होता है जहाँ पर एलिस नाम की उसकी एक फ्रेंड मौजूद थी। नीमो ने देखा कि एलिस का उसके करंट बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया है और वो बहुत ही ज्यादा रो रही है। इसीलिए नीमो खुद उसके पास जाता है और उसे कंसोल करता है कि मैं हूँ। इसीलिए नीमो एलिस के पास जाकर उसे शांत कराता है। यहाँ पर नीमो को तो एलिस से प्यार हो चुका था जो उसके साथ बहुत क्लोज हो जाता है। अगले दिन नीमो ने सोचा कि वो एलिस को जाकर अपने प्यार का इजहार कर देगा, पर वो जैसे उसके घर के सामने गया तो एलिस अपने प्रीवियस बॉयफ्रेंड के साथ मौजूद थी। इस बात से नीमो को बहुत गुस्सा आया और वो अपनी बाइसाइकिल उठाकर सीधा दूसरी तरफ जाने लगता है। वो इतना गुस्सा था कि उसे अपने साइकिल पर कंट्रोल ही नहीं रहा और वो एक पेड़ के साथ जाकर टकरा जाता है। नीमो की हालत इतनी खराब हो गई कि उसे तुरंत हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो चुकी थी और वो सिर्फ लोगों की बातें सुन सकता था। यहाँ नीमो को पता चला कि इस पॉसिबिलिटी में तो वो सरवाइव ही नहीं कर पा रहा है। इसीलिए उसने सोचा कि जब वो एलिस से मिलने के लिए गया तो वो वहाँ से भागने के बजाय उससे अपने प्यार का इजहार करता था। नीमो सीधा एलिस के पास जाकर वो सारी बातें बता देता है कि वो उससे कितना प्यार करता है। एलिस ने भी नीमो के इस प्यार को बहुत ही अच्छा समझा और वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है। नीमो ने तो यहाँ पर एलिस को अपनी कहानी के बारे में सुनाया था जो वो साइंस फिक्शन मूवी लिख रहा होता है और इस मूवी में कई सारे एस्ट्रोनॉट मंगल ग्रह पर जाकर बसने वाले थे। एलिस ने तो नीमो से ये कहा था कि मेरे मरने के बाद तुम मेरी अस्थियां मंगल ग्रह पर जाकर दफना देना। अब यहाँ एलिस के वादे को पूरा करने के लिए नीमो उस लाइफ में एस्ट्रोनॉट बनता है और मंगल ग्रह की तरफ जाता है। उसने तो एलिस के मरने के बाद उसकी सारी अस्थियां मंगल ग्रह पर दफना दी थी, जिसके बाद वो अपने बेस के अंदर चला आया।
अब यहाँ कुछ समय के लिए नीमो की मुलाकात एना से होती है। वो दोनों साथ में बात कर ही रहे थे, तभी मंगल ग्रह पर मौजूद उस बेस कैंप के ऊपर एक बड़ा सा एस्टेरॉइड टकरा जाता है। बेस कैंप में जितने भी लोग थे वो सभी के सभी मारे गए। नीमो की वो पॉसिबिलिटी तो वहीं खत्म हो जाती है। इसीलिए अब यहाँ नीमो ने अपने फ्यूचर के अंदर कई सारे चेंजेस किए, जिससे कि वो एक ऐसी पॉसिबिलिटी में आ जाता है जब वो 25 साल का था और उसने तो एलिस के साथ शादी कर ली थी, लेकिन जिस समय उसका कार से एक्सीडेंट हुआ था तो वो अपना नहीं बल्कि अपने असिस्टेंट का एक्सीडेंट करा देता है। नीमो ने तो एक ऐसी भी पॉसिबिलिटी सोची थी कि जहां पर वो और एलिस बहुत ही ज्यादा खुश थे, लेकिन उसके अंदर एलिस को एक बीमारी हो जाती है। ये बीमारी ऐसी थी कि वो किसी भी रिलेशन को भूल नहीं पाती, इसीलिए एलिस अपने पुराने वाले बॉयफ्रेंड को ढूंढते हुए कहीं भी चली जाती है। नीमो तो एलिस के चक्कर में पागल हो गया और उसने कई सारे ट्रीटमेंट कराए। इसीलिए अब नीमो अपने पुराने समय में आ जाता है जहां पर वो एलिस से कुछ बातें कर रहा था। नीमो ने तो ये सोचा कि आज रात प्रॉम नाइट के अंदर वो जिस भी लड़की के साथ डांस करेगा वो उसी से आगे चलकर शादी करेगा। नीमो के सामने चुम नाम की लड़की आ जाती है, जिससे कि अब वो शादी करने का डिसाइड कर ले रहा था। नीमो और चुम ने तो आगे चलकर एक दूसरे से शादी कर ली और नीमो तो एक बहुत ही बड़ा राइटर भी बन जाता है। उसने काफी सारे पैसे कमाए और अपनी एक अच्छी फैमिली बना ली, लेकिन एक समय के बाद नीमो का इंटरेस्ट सारी चीजों से खत्म होता चला गया। नीमो तो अपनी फैमिली को छोड़ देता है और अपनी सारी प्रॉपर्टी और पैसे अपने फैमिली के नाम करके वर्ल्ड टूर पर चला जाता है। उसका अब जहां भी मन करता वो उस जगह पर जाकर एंजॉय करता। इसी तरीके से अब नीमो एक एयरपोर्ट पर आ चुका होता है, जहां पर वो एक आदमी को देख रहा था जिसने मिस्टर जून के नाम का एक टैबलेट पकड़ा होता है। नीमो को कुछ अलग ट्राई करना था, इसीलिए वो उस आदमी को खुद मिस्टर जून बन के मिलने के लिए चला गया। नीमो को तो अब वो आदमी मिस्टर जून समझकर होटल के अंदर लेकर चला गया था। नीमो वहां पर आराम से बैठा हुआ होता है, लेकिन उसे जरा भी नहीं पता कि जिस नाम से वो अंदर आया है उसके पीछे कुछ गुंडे पड़े हैं जो उसे मारना चाहते थे। नीमो जब बाथटब में बैठा होता है तो उसके सामने एक किलर आ गया जिसे किसी ने पैसे दिए थे जून्स को मारने के लिए। नीमो उस होटल के रूम में मौजूद था तो उस किलर को लगने लगा कि यही मिस्टर जोन्स है, इसीलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे नीमो को शूट कर दिया। यानी नीमो इस पॉसिबिलिटी में मारा जाता है। नीमो की पॉसिबिलिटी भी यही खत्म हो चुकी थी। अब यहाँ 9 साल का नीमो जो अभी भी रेलवे स्टेशन पर मौजूद होकर ये सोच रहा था कि वो अपने मदर के साथ जाए या फिर फादर के, तो उसकी सारी पॉसिबिलिटीज एकदम से बेकार ही चली जा रही थी। हालांकि उसने अभी अपने फादर के साथ जाने की पॉसिबिलिटीज देखी तो कभी उसकी वाइफ पूरी तरीके से पागल हो जा रही थी और अपने बॉयफ्रेंड के पीछे चली गई, और वहीं उसने जब चुम के साथ शादी की तो उसे एक किलर ने खत्म कर दिया। ऐसी पॉसिबिलिटीज जो वो सोचता जा रहा था वो पूरी तरीके से बेकार होती चली जा रही थी। नीमो को जिस तरीके की अच्छी जिंदगी चाहिए थी वो उसे मिल ही नहीं पा रही होती। अब नीमो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था कि वो क्या करे समझ में ही नहीं आता। तभी अचानक नीमो जो 20 साल का था वो अपनी आंखें खोलता है। वो बहुत ही अजीब तरीके की जगह पर था, इसीलिए वो थोड़ा बाहर आ गया। वहाँ पर वो एक अबेंडन घर के अंदर जाता है और उसे एक सीडी मिलती है। वो सीडी को डीवीडी प्लेयर में लगाता है और उसे ऑन कर देता है। स्क्रीन पर तो वही बूढ़ा आदमी था जो कि नीमो होता है और उसकी एज अभी 110 साल है। बूढ़ा नीमो तो जवान नीमो को कह रहा था कि तुम तो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करते, तुम मेरे पास्ट हो जो मैं जी चुका हूँ और मुझे सारी चीजें पता है कि तुम आगे चलकर क्या करोगे। यानी कि बूढ़ा नीमो वो होता है जो फ्यूचर में उस आदमी को अभी भी इंटरव्यू दे रहा था। उस बूढ़े नीमो के हिसाब से तो ये जवान वाला नीमो एग्जिस्ट ही नहीं करता और वो तो उस छोटे वाले नीमो की सिर्फ एक इमेजिनेशन है। हमें तो अब डायरेक्टली उस फ्यूचर में दिखाया जाता है जहाँ पर 110 साल का नीमो किसी आदमी को इंटरव्यू दे रहा था। यहाँ पर वो रिपोर्टर तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गया था नीमो की इतनी सारी पॉसिबिलिटीज सुनकर। वो नीमो से सिर्फ इतना पूछता है कि इतनी पॉसिबिलिटीज के अंदर आखिर आपकी रियल वाली कहानी कौन सी है जो आपने सच में जी है और यहाँ तक आप पहुंचे हो। नीमो कहता है कि जितनी भी पॉसिबिलिटीज मैंने सोची मैं उसमें से कोई भी चूज करके आगे बढ़ सकता हूँ, ये पूरी तरीके से मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। रिपोर्टर और भी ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था क्योंकि उसने तो इतनी सारी कहानियां बताई, फिर भी इसमें से कोई भी ऐसी कहानी नहीं है जिसमें कि वो जिंदा रह पा रहा था या फिर वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पा रहा था। नीमो के साथ हमेशा बुरा ही हुआ, भले ही उसने कौन सी भी पॉसिबिलिटीज को एक्सेप्ट किया हो। फिर वो बूढ़ा नीमो रिपोर्टर से एक सवाल पूछता है कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि तुम रियल में एग्जिस्ट करते हो, यानी कि मैं और तुम जिस समय में अभी मौजूद हैं वो भी पॉसिबिलिटी है जो वो 9 साल का नीमो रेलवे स्टेशन पर खड़ा होकर सोच रहा था। धीरे धीरे अब 110 साल का नीमो जिस डायमेंशन में होता है वो पूरी तरीके से दुनिया एकदम खत्म होने लगी थी, क्योंकि वो पॉसिबिलिटी होती है जो 9 साल का नीमो सोच रहा था। जिसका मतलब
मतलब ये हो गया कि ये सारी पॉसिबिलिटीज उन फ्यूचर को भी इंक्लूडेड करके रियल में नहीं होती। 9 साल का नीमो तो अभी भी रेलवे स्टेशन पर मौजूद होकर अब तक ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कि उसे अपने फादर के साथ जाना है या फिर मदर के। यहाँ पर नीमो ने तो लगभग सारी पॉसिबिलिटीज देख ली थी दोनों के साथ जाकर, लेकिन उसे कोई भी अच्छी तरीके की फ्यूचर नहीं दिखाई देता जिससे कि वो चूज कर सके। और वो बूढ़ा वाला नीमो जो 110 साल का था वो इसका फ्यूचर वर्जन है जो उसकी फ्यूचर पॉसिबिलिटी से जुड़ा हुआ है। 9 साल के नीमो ने तो अब तक कोई भी डिसीजन नहीं लिया था, इसीलिए ये सारी पॉसिबिलिटीज कंटिन्यू रहती हैं। और वो 110 साल का नीमो तब तक ही जिंदा रहेगा जब तक ये 9 साल का नीमो कोई डिसीजन नहीं ले लेता। नीमो तो यहाँ पर बहुत कंफ्यूज हो गया और अब वो ना तो अपने फादर के साथ जाता है और ना ही मदर के। नीमो सीधा उनसे दूर भागने लगा और अकेले रहने का डिसाइड करता है। इस डिसीजन से नीमो ने जो जो फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज इमेजिन की थी वो रियल टाइम में एकदम से डिस्ट्रॉय होने लगती हैं। उनका कोई मतलब नहीं, क्योंकि नीमो ने तो कुछ दूसरा ही वे सोच लिया है। भविष्य में वो 110 साल का नीमो भी अब मरने लगा था क्योंकि उसकी सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं। 110 साल का नीमो अपने लिए बहुत खुश होता है कि आखिर उसने एक डिसीजन तो ले ही लिया जिससे कि वो अपनी जिंदगी आगे अच्छी तरीके से गुजारेगा। नीमो तो अब अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन से जब अकेले आगे बढ़ता है तो उसकी शादी एना से हो जाती है और वो तो अपनी एक नॉर्मल जिंदगी गुजारने लगा था। नीमो ने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छी तरीके से निभाई और एक अच्छा फादर भी बना। 110 साल का नीमो तो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था और वो अंतिम समय में भी एना का नाम पुकारता है क्योंकि वो शुरुआत से ही एना से बहुत ज्यादा प्यार किया करता था। नीमो के उस बूढ़े वर्जन की पॉसिबिलिटी वहीं खत्म हो गई और वो टाइमलाइन एकदम से मिट जाती है। और इतनी सारी पॉसिबिलिटी से होकर गुजरने के बाद नीमो अपनी आखिरी पॉसिबिलिटी जो उसके पास एक आखिरी चांस था वो बहुत अच्छी तरीके से गुजारने लगा। और हमारी ये एडवेंचरस कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।